हेलो दोस्तों, नमस्कार। आईटीआई टेक्निकल कोर्स में एक बार आपको फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी जो राजस्थान टेक्निकल हेल्पर के पेपर होने वाले हैं, अभी जो पिछले बार हुए थे पेपर, यानी जो पिछली वैकेंसी आई थी उसी पेपर के एनालिसिस कर रहे हैं। आप लोग ज़रूर देख लेना क्योंकि क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। पिछले बार वैकेंसी में जो पेपर आए थे उन्हीं का सोल्यूशन हम अभी तक में 22 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी गई है, आप लोग ज़रूर देख लेना। न्यूमेरिकल की क्लास देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी गई है। पूरे कंप्लीट न्यूमेरिकल के क्वेश्चन भी करा दिए हैं, तो आप लोग ज़रूर देख लेना क्योंकि पेपर है 20 मई से लेकर 26 मई के बीच में पेपर होने वाले हैं। चलिए आते हैं वीडियो में के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है क्वेश्चन। और इस पेपर देख लीजिए। पेपर की एग्ज़ाम डेट जो है 27/8/2018 का है। एग्ज़ाम टाइम है 12 बजे का और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का है। अब आते हैं, बात कर लेते हैं कि जो पेपर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, निम्न में विद्युत धारा में से किसे मानव शरीर के लिए खतरनाक माना जाता है। ऐसी कौन सी विद्युत धारा है जिसे मानव शरीर के लिए सबसे खतरनाक माना जाता है। 50 मिली एम्पियर। दोस्तों, 50 मिली एम्पियर के करंट हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। हमें करंट लगना चालू हो जाता है झटके के साथ। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी सर्किट में वोल्टेज घटाकर आधा और प्रतिरोध को दुगुना कर दिया जाता है तो करंट क्या होता है। क्या होता है कि उस टाइम पे जब हम वोल्टेज को कम करते हैं और करंट को दुगुना करते हैं तो उस टाइम पे जो करंट होती है तो 1/4 हो जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो लिखा है कि किसी सर्किट के सभी भागों में निम्न में से कौन सी मात्रा समान होती है। कोई भी श्रेणी सर्किट के सभी भाग में कौन सी मात्रा समान होती है, तो सबको मालूम होना चाहिए कि जो सीरीज सर्किट होती है, सीरीज में करंट का मान सेम होता है, इक्वल होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, फार्मूला दिया है और इस फार्मूले में ये पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। P बराबर V बटे आर स्क्वायर, आई बराबर P बटे V सही है, आई बराबर P बटे आर सही है, V बराबर P इंटू आर ये भी सही है, बट ये गलत है। आते हैं अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लिखा है कि जब किसी हीटर का प्रतिरोध एलिमेंट फ्यूज हो जाए, हम इसका एक भाग निकालते हैं और इसे पुनः उसी आपूर्ति के साथ कनेक्ट कर देते हैं। हीटर द्वारा ली गई ऊर्जा बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन है, एक 200 वाट 250 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध कितना होता है। 200 वाट का पावर का लैंप है, 250 वोल्ट सप्लाई लैंप का प्रतिरोध क्या निकालना है। यानी 200 वाट का पावर का बल्ब है, 250 वोल्ट सप्लाई पे चलता है, तो उसका हमें रजिस्टेंस मेजर करना है। तो इसका रजिस्टेंस जो आएगा 312.5 ओम। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन दिया है कि 100 वाट के बल्ब 200 वोल्ट की सप्लाई लाइन के समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो तीसरा, यानी 3 बल्ब रोशनी देंगे क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड हैं। पैरेलल में क्या होता है कि एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो जो शेष बल्ब बचते हैं वो ग्लो करते हैं, यानी जलते रहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो अगला क्वेश्चन यही बता रहा है कि किस प्रकार के वोल्टेज या करंट को चित्र में दिखाया गया है। ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, वोल्टेज है, करंट है, यहाँ पे टाइम पीरियड दिखाया है। तो अपन को सबको मालूम होना चाहिए कि जो डायग्राम है ये हमारा एसी सर्किट का है, एसी फंडामेंटल का है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी अल्टरनेटिंग मात्रा की आवृत्ति कैसी होती है। किसी अल्टरनेटिंग जो मात्रा की फ्रीक्वेंसी बोला है, फ्रीक्वेंसी प्रति सेकंड पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी अल्टरनेटिंग मात्रा का समय काल 0.02 सेकंड है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी। यानी कोई भी अल्टरनेटिंग मात्रा को जो समय है तो 0.02 सेकंड है तो इसकी फ्रीक्वेंसी बताना। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होगी। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन बता रहा है कि किसी डीसी मशीन के एक आर्मेचर में करंट प्रवाह की प्रवृत्ति क्या है। एसी है कि जो डीसी मशीन होती है जिसमें आर्मेचर होता है उसमें जो ईएमएफ बनता है तो अल्टरनेटिंग यानी एसी होता है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो किसी डीसी जनरेटर की आर्मेचर बाइंडिंग में एक ईएमएफ प्रवाहित किया जाता है जब यह चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है।
अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसी डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ डैश डैश से प्रेरित ईएमएफ होता है गतिमान रूप से। मतलब जो जनरेटर ईएमएफ होता में उत्पन्न होता जनरेटर में बिजली बनती है वो गतिमान रूप से प्रेरित होता उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है अधिकांश डीसी मशीन में वेंटिलेशन डक्ट रेडियल एवं साथ ही साथ लंबवत होती है। अगला क्वेश्चन है किसी डीसी मशीन का घूमने वाला भाग आर्मेचर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है किसी डीसी मशीन में रोटर शाफ्ट से डैश डैश होता है की किया होता है। क्या होता है कि जो डीसी मशीन की रोटर होती है उस शाफ्ट से लॉक करने के लिए की का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी डीसी जनरेटर में आर्मेचर से करंट कम्यूटेटर और ब्रश के जरिए प्राप्त होती है। कोई भी जब डीसी जनरेटर होता है उसकी जो आर्मेचर की करंट होती है कम्यूटेटर और ब्रश के जरिए से हम लोग बाहर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वेल्डिंग जनरेटर डैश डैश होगा। वेल्डिंग जनरेटर डैश डैश होगा लैप वाइंडिंग लो वोल्टेज हाई करंट। क्या होता है कि वेल्डिंग जनरेटर पे हाई करंट की आवश्यकता होती है उसके लिए हम लोग लैप बाइंडिंग वाला ही जनरेटर यूज करते हैं। यदि वेव बाइंडिंग वाला जनरेटर यूज करेंगे तो लो करंट हाई वोल्टेज के लिए होता है वेव बाइंडिंग। अगला क्वेश्चन है कि डीसी श्रेणी क्रम मोटर के घूर्णन की दिशा को डैश डैश टर्मिनल को परस्पर बदलकर उल्टा किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं कि जो डीसी मोटर होती है उसके घूमने की दिशा बदलने के लिए दो विधि है। पहला तो हम आर्मेचर के सप्लाई चेंज कर देंगे तो घूमने की दिशा बदल जाएगी। दूसरा ऑप्शन ये भी है कि क्षेत्र यानी यदि फील्ड बाइंडिंग की सप्लाई हम चेंज कर देंगे तब भी मोटर की घूमने की दिशा बदल जाती है। अगला क्वेश्चन है 1 मेगा ओम प्रतिरोध किसके बराबर होता है। जो 1 मेगा ओम प्रतिरोध होता है 100 यानी 1000 मेगा 1000 किलो ओम होता है। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जो डैश डैश के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों जो ट्रांसफार्मर होता है वो बिना किसी प्रत्यक्ष कनेक्शन के एक परिपथ से दूसरे परिपथ में विद्युत ऊर्जा का ट्रांसफर करता स्थानांतरण करता है। ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन या वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन दोनों प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है एक ट्रांसफार्मर में जिस वक्र को विद्युत ऊर्जा प्रदान की जाती है उसे कहते हैं प्राथमिक बाइंडिंग। ट्रांसफार्मर में दो प्रकार की बाइंडिंग होती है प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग। जिस कॉइल को हम लोग सप्लाई देते हैं उसको हम लोग प्राथमिक बाइंडिंग या प्राइमरी कॉइल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है तीन फेज ट्रांसफार्मर में क्या शामिल होता है। दोस्तों जो 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है उसमें 3 प्राथमिक और 3 द्वितीयक मतलब 3 कनेक्टिंग लीड प्राथमिक बाइंडिंग में 3 कनेक्टिंग लीड द्वितीयक बाइंडिंग में होते हैं। अगला क्वेश्चन एक सामान्य आधार ट्रांजिस्टर परिपथ में IC बराबर है 0.97 मिली एम्पियर IB बराबर है 30 मिली एम्पियर तो प्राप्त विद्युत धारा अल्फा क्या होता है। अल्फा होगा 0.97। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक ट्रांसफार्मर में द्वितीयक वक्र में प्रेरित वोल्टेज डैश डैश होता है। यानी एक जो ट्रांसफार्मर में द्वितीयक यानी सेकेंडरी वाइंडिंग जो उत्पन्न वोल्टेज होता है प्राथमिक वोल्टेज के साथ 180 फेज से बाहर होता है आउट ऑफ फेज होता है 180 अंश डिग्री। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन बोला कि 3 फेज की आपूर्ति के किसी भी 2 फेज के बीच फेज अंतर क्या होता है। इसका जो राइट आंसर होगा 120 होता है 3 फेज में और 2 फेज में 90 अंश होता है। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो लिखा है कि एक ट्रांसफार्मर में संरक्षक का क्या कार्य है। संरक्षक होता है कंजर्वेटर। कंजर्वेटर का काम है कि बाहरी वायु के संपर्क में आए बिना तेल के विस्तारक और संकुचन का ध्यान रखना। कंजर्वेटर क्या करता है कि जो मेन टैंक होता है मेन टैंक के जो ऑयल में बढ़ोतरी और कमी होती है उसी को पूर्ति करने के लिए यूज करते हैं। उसमें थोड़ा बहुत ऑयल डला रहता है ऑलरेडी पहले से। अगला क्वेश्चन है हमें ±5% सहनशीलता के साथ 47 किलो ओम के मान वाले प्रतिरोधक की आवश्यकता है। इस प्रतिरोधक पर रंग बैंड का अनुक्रमण डैश डैश होना चाहिए। ई पीला बैगनी नारंगी और सुनहरा रंग। अगला क्वेश्चन है एक चुंबकीय संपर्क कॉइल द्वारा संचालित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है
यदि एक 3 फेस वाली मोटर केवल 2 फेस के साथ संचालित होती है तो इसे सिंगल फेजिंग कहा जाता है। इससे अतः मोटर क्या होगा, जल सकती है। ये 3 फेस की मोटर को हम 2 फेस की मोटर पर चलाएंगे तो मोटर जलने की संभावना ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है, यदि कुंडली का प्रतिरोध 15 ओम है, कुंडली की प्रतिबाधा 25 ओम है, तो अपरिवर्तनीय प्रक्रिया 100 ओम होगी। अगला क्वेश्चन है, नो बोल्ट कॉइल के साथ एक ऑन ऑफ स्विच को डैश डैश कहा जाता है। चुंबकीय स्टार्टर। एनवीसी, नो बोल्ट कॉइल जो होती है एनवीसी को ऑन ऑफ स्विच जो कहते हैं चुंबकीय स्टार्टर कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, लिखा है कि एसी नो बोल्टता नहीं, कुंडली के आर्मेचर से लगातार ची ची की आवाज डैश डैश को इंगित करती है। शेडेड रिंग में खुला परिपथ। क्या होते हैं एसी नो बोल्ट में, कॉयल जो आर्मेचर में चिरचिराहट की आवाज होती है वो शेडेड रिंग में ओपन सर्किट के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है, एक 3 फेस प्रेरण मोटर अधिकतम निर्धारित बलागुण विकसित करने वाले एक भार पर परिचालित हो रही हैं। क्या होता है जब मोटर के परिचालन के दौरान बाहरी मेंस विद्युत में से एक बंधित हो जाती है। ये होगा, मोटर परिचालित होती रहती है लेकिन अधिक विद्युत धारा खींचती है। अगला क्वेश्चन है, DOL प्रारंभक के माध्यम से प्रारंभ होती है। 3 HP 3 फेस 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर के लिए बैकअप फ्यूज श्रेणी 16 एम्पियर होता है। तो इस तरह के दोस्तों 35 क्वेश्चन हो गए हैं। अगला वीडियो में बताया जाएगा, इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं अगले वाले वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। दोस्तों बताने का तरीका कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना।